आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ऑपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और आईनी तरमीम को वोट ना देने के ऐलानात के बावजूद हुकूमत ने ऑपोजिशन अरकान की मदद से ही 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास करा ली है। आईनी तरमीमी बिल की 59 शिकों की 64 अरकान ने ऐवान में खड़े होकर शिकवार मंजूरी दी। ऑपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ू और JUI फे के अहमद खान ने हुकूमती तरमीमी बिल को वोट दिया। सैफुल्लाह अबड़ू ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद सेनेट से खुद इस्तीफा दे दिया, जबकि हुकूमती बिल के हक में वोट देने पर जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकालते हुए अपने बयान में कहा है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सेनेटर अहमद खान को फारिग किया गया है। JUI का मजीद कहना है कि अहमद खान फौरी तौर पर सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हों, ताहम अमल दरामद ना करने पर अहमद खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। इससे पहले हुकूमत ये दावा कर रही थी कि उसके नंबर पूरे हैं, मगर इरफान सिद्दीकी की अलालत और नेशनल पार्टी के जान बुलीदी की मुखालिफत की वजह से हुकूमत को मतलूबा नंबर पूरा करने के लिए 2 सेनेटर्स की मदद की जरूरत थी और यह काम ऑपोजिशन सेनेटर्स ने पूरा कर दिखाया कि जिसके बाद सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम कसरत राय से मंजूर हो चुकी है। तरमीम की मुखालिफत में एक वोट भी नहीं आया। ऑपोजिशन जमातों ने पहले ही वोटिंग के अमल का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के बावजूद ऑपोजिशन अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाल दिया। ये बात है कि हम जन हमायत नहीं कर सकते और स्पेशली इस तरह से जिस तरह से ये बिलडोज करते हैं उसकी तो बिल्कुल हमायत नहीं की जा सकती। ये तरीकाकार भी गलत, ये जो तरमीम लाए हैं वो भी गलत कर रहे हैं। हम आज भी भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं। वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो। ऑपोजिशन के 2 अरकान की आईनी तरमीम की शिकवारी मंजूरी की हमायत के दौरान भी ऑपोजिशन इत्तेहाद ऐवान में नारेबाजी करता रहा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद वजीर आजम, चीफ जस्टिस और दीगर जजों को खुद चुनेंगे और वजीर आजम की जानिब से की जाने वाली इब्तदाई तकर्रियां ये यकीनी बनाएंगी कि अगली 1 दिहाई या इससे ज्यादा अरसे के लिए उनके ताबे एक अदालत कायम रहे। ऑपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज किया, आईनी तरमीम के मुसवदे की कॉपियां फाड़ी, लेकिन हुकूमत का दावा दुरुस्त साबित हुआ और आईनी तरमीम बासानी मंजूर कर ली गई। सर कितने नंबर है हुकूमत के पास सेनेट में? आज तरामीम पास हो जाएंगी सेनेट से? आपको भी शक है? वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिसके आईनी तरमीम के चंद नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये डेडलॉक भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के इजलास में ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इजलास में मुसवदे में कुछ तब्दीलियां करके उन्हें हतमी शक्ल दी गई। इस इजलास में जजेस के ट्रांसफर, केसेस के ट्रांसफर और आर्टिकल 243 पर भी मुशावरत की गई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने तमाम तरमीम की खुलकर हमायत की। कल तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को आर्टिकल 243 के अलावा मुतअद्दिद तरमीम पर शदीद इख्तलाफात थे, मगर आज उन्होंने इस आईनी तरमीम को बड़ी कामयाबी करार दिया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है। हमारा आईन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सेनेट के 96 अरकान में पीपल्स पार्टी के 26 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 21, MQM और ANP के 3 और नेशनल पार्टी मुस्लिम लीग का और 6 आजाद सेनेटर्स भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहे। ये मजमूई तौर पर 65 का अदद बनता था, मगर इरफान सिद्दीकी की अलालत की वजह से एक वोट कम होकर 64 रह गया। लेकिन इसके बावजूद ऑपोजिशन के 2 अरकान के वोट की वजह से मतलूबा 64 का अदद हासिल किया गया। मतलब हुकूमती इत्तेहाद की अपनी ही सफ़ों से 2 अरकान कम हो गए और इस कमी को ऑपोजिशन अरकान की मदद से पूरा किया गया। आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी से पहले पार्लिमानी कमेटी ने हतमी मुसवदा तैयार किया।
हतमी मुसवदे में आइन की 56 शिकों में तरमीम की गई। सेनेटर फारूकेश नाइक ने ऐवान बाला को कमेटी की जानिब से तरमीम के बारे में आगाह करते हुए बताया कि वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी एक नुमाइंदा आईनी अदालत में शामिल किया जाएगा। मुसवदे के मुताबिक हाईकोर्ट के जज के लिए वफाकी आईनी अदालत में नामजदगी की अहलियत की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वफाकी आईनी अदालत में तैनात किया जाता है तो उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। ताहम अगर किसी हाई कोर्ट से या वकला में से नए तकर्री की जाती है तो उनकी सीनियरिटी उस तारीख से शुमार की जाएगी जिस दिन वो ओहदा संभालेंगे। मुसवदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन की शमूलियत से मुतालिक शिक को बरकरार रखा जाएगा। मुजवजा आईनी तरमीम मुसवदे के मुताबिक सुओ मोटो अज खुद नोटिस के इख्तियारात वफाकी आईनी अदालत सिर्फ उस सूरत इस्तेमाल कर सकेगी कि जब कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी और अदालत इसकी दुरुस्तगी पर फैसला करेगी। मुसवदे के मुताबिक सदर मुमलिकत को फौजदारी कार्रवाइयों से ताहयात इस्तिस्ना दिया जाएगा और यह शर्त भी रखी गई है कि अगर सदर मुमलिकत बाद में इंतखाबात में हिस्सा लेकर कोई अवामी ओहदा संभालते हैं तो यह इस्तिस्ना लागू नहीं होगा। इसी तरह ज़ेर इल्तफा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने और 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने पर उसे निमटा हुआ तसव्वुर किया जाएगा। आर्टिकल 42 में लफ्ज पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का लफ्ज बदल दिया गया है। आर्टिकल 59 में मेंबरान की मुद्दत की वजाहत करते हुए हर रुकन की मुद्दत 11 मार्च को मुकम्मल तसव्वुर होगी। आर्टिकल 63A में लफ्ज सुप्रीम बदलकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। इसी तरह आर्टिकल 81 में अदालत का इजाफा तजवीज किया गया है और यह आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 93 में तरमीम करते हुए लफ्ज 5 को 7 से बदल दिया गया है। आर्टिकल 100 में लफ्ज सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी शामिल कर दिया गया है। आर्टिकल 165A में दूसरे मकामात पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इजाफा किया गया है। अदालती तकर्री के तरीकाकार में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का किरदार शामिल किया गया है और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। इसी तरह मुसवदे में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 और आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में भी तब्दीली कर दी गई है। आर्टिकल 184 के तहत सुओ मोटो के इख्तियारात खत्म करने के लिए आर्टिकल 184 को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो के इख्तियारात अब वापस लेना भी आईनी तरमीम का हिस्सा है। इसी तरह आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद कर सकते हैं। आईनी अदालत के जजेस की तादाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सदर की मंजूरी से होगी। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज का पाकिस्तानी शहरी होना लाजिम करार दे दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत के जज के लिए 68 साल उम्र की हद मुकर्रर कर दी गई है और आईनी अदालत में 20 साल वकालत का तजर्बा रखने वाला वकील जज बनने के लिए अहल होगा। मुफाद आमा के तमाम मुकदमात के जो आईनी बेंचेस में जेर समात हैं वो खुदकार तौर पर वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत 2 वफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन तनाज़ात के मुकदमात सुनने की मजाज होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से दायर रेफरेंस की समाअत भी आईनी अदालत करेगा। आईनी अदालत का मेंबर हाई कोर्ट का वो जज बन सकता है कि जिसने हाई कोर्ट में कम अज कम 7 साल बतौर जज खिदमात सर अंजाम दी हों, जबकि आईनी अदालत की चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी आईनी अदालत के फैसले का इतला पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का इतलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। मुसवदे में आर्टिकल 200 में तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे और हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत मुत्तलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा और ऐसे किसी भी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। मुसवदे में यह तरमीम भी की गई है कि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस आईनी अदालत मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद किया जा सकता है। हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस भी जुडिशल काउंसिल के मेंबरान होंगे और सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से जो सीनियर होगा वो काउंसिल का सरबराह होगा और इस सीनियरिटी का तयन बतौर चीफ जस्टिस से होगा।
जरा ये इतलात भी दे रहे हैं कि हुकूमत ने आईनी अदालत के जजेस के नाम भी शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं, कि जिनमें आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन को हाईली कंसिडर किया जा रहा है, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा और जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत का हिस्सा हो सकते हैं। आईनी अदालत के कयाम और सुप्रीम कोर्ट से लफ्ज पाकिस्तान हटा देने से आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बाला होगी। इसी हवाले से नाजरीन कुछ सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस ने इस मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा कर दिया है। मगर हुकूमत की तैयारी बता रही है कि जिस तरह सेनेट से आईनी तरमीम पास कराई गई है, अब कौमी असम्बली से भी बासानी तरमीमी बिल पास करा लिया जाएगा। हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली के 336 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में 10 नशिस्तें खाली हैं। ये तादाद अब 326 है और हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त 237 अरकान की हमायत हासिल है। अपोजिशन अरकान की तादाद 89 और 75 आज़ाद अरकान है। हुकूमत को कवी उम्मीद है कि सेनेट की तरह कौमी असम्बली से भी आईनी तरमीम को वाज़ी अक्सरियत से ही पास करा लिया जाएगा। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद यह तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इसे सरकारी गज़ेट में शाया कर दिया जाएगा, कि जिसके बाद ये गज़ेट में शाया हो और उसी दिन से नाफिजुल अमल तसव्वुर होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी 12 नवंबर को तुर्की रवाना होने जा रहे हैं, कि जिसके बाद सीनियर तरीन जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। फिर भी अगर 27वीं आईनी तरमीम कानून बन जाती है तो हुकूमत उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को इस ओहदे के लिए मुंतखब कर सकती है। जैसे ही नया हफ्ता शुरू हुआ है, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज थीं और इस बात पर कि जज हुकूमत की इस तरमीम पर क्या रद्द अमल दे सकते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बगैर अदलिया को एतमाद में लिए ऐसी तरमीम कैसे की जा सकती है कि जो निज़ाम इंसाफ के 75 सालों से कायम ढांचे को ही तब्दील कर दे। 26वीं तरमीम पर पटिशन ज़ेर इल्तवा है तो 27वीं कैसे हो सकती है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हम बात करेंगे मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। अस्सलाम वालेकुम वाडा साहब। आज तो वोट कम पड़ रहे थे और आप पहली मिठाइयाँ बांट रहे थे, उधर तो वोट कम पड़ रहे थे, वोट ढूंढ रहे थे, आप बाहर आके मिठाइयाँ बांट रहे थे। पहले तो मेरी बहन बहुत मुबारक हो आपको। पानी से ज़्यादा मैंने आपके शो पे कहा था और अगला मरला पानी से भी और एक्सट्रीम आसानी से नेशनल असेंबली में तो अदद इधर भी हमारे पास इधर तो कम पड़ रहे थे ना, मिठाइयाँ आप बांट रहे थे। मैं तो मिठाई इसलिए बांटी थी क्योंकि आप लोग सब बेताब हो रहे थे कि स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नंबर पूरे नहीं। नंबर हमारे पास अभी भी 4 थे एक्स्ट्रा, कम पड़ गए थे ना। 4 हमारे पास एक्स्ट्रा थे। अच्छा, इन 2 के अलावा अबरू और अहमद खान के अलावा भी आपके 4 हमारे पास और थे। इतनी मिठाई ऐसे पागल थोड़ी खिला दूंगा वो। और ये कौन सी जमात से थे? नहीं, ये सारा बता दूंगा आपको। अगली 64 से ज्यादा ऊपर होगी। तस्दीक कर दे। 28वीं तरमीम 64 से ज्यादा होगी। चले, मैं 28वीं पे बाद में आऊंगी, तस्दीक कर दे। मेरी खबर है कि बताऊंगा पीटीआई के थे। मैं कभी भी पीटीआई के 3 और आपके पास थे। इतना आप लोगों से सीख के समझदार हो गया हूं कि कभी भी यहां तक लाऊंगा, बोलूंगा नहीं आगे। चले हाँ या ना तो कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। चले, मेरी खबर है कि पीटीआई के 3 और थे आपके पास। खबर पे कायम रहे। आप तो पहले खबर लाई थी कि 27वीं नहीं होने जा रही। मैंने कभी नहीं दी 27वीं नहीं होने जा रही। मैंने कभी नहीं दी सर, और ये नहीं होगा तो मैंने कभी नहीं कहा। मगर मैं आज आपको बता रही हूँ 3 और थे, पीटीआई के थे। आप अभी तो आप कह रही थी कि कम देगा वोट, अब आप कह रही हैं कि नहीं। मैं क्यों करूं? ना करें ना, पूरी पीटीआई गवर्नमेंट के साथ है। अभी यहाँ आपको प्रूफ करूंगा। तो पीटीआई के 3 तो अंदर और थे रेडी अगर मसला पड़ता। बात आप कर रही हैं। एक इरफान सिद्दीकी साहब बीमार थे, वो एक चौथा साहब हमारा, अल्लाह उनको जिंदगी दे। हमारे आपने अबरू साहब का इस्तीफा करवा दिया, अहमद खान को फारिग कर दिया जेयूआईफे ने। अबरू साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अच्छे पाकिस्तान के लिए काम किया। वैसी भी सीट पार्टी की थी, वो वैसी चली जानी थी तो उन्होंने चलो उस पर तो चले कंटेस्ट था भी। मगर मुझे बताया अहमद खान बेचारे की क्या गलती थी? आप तो मौलाना साहब को मिलने भी गए थे, एक 1 मैन डाउन करने गए थे उनका। अहमद साहब को भी वापस ले आएंगे, क्या प्रॉब्लम है? वो चेयरमैन साहब ने कहा है मसला क्या है आपको, मसला क्या है आप लोगों को? आप लोग पता नहीं क्यों लगे 27 कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आज हम क्या ये कॉफी पे बात करें? सवाल तो करूंगी ना सर। नंबर शॉर्ट हो रहे हैं, एक सेंटर बाहर खड़े होकर मिठाइयां बांट रहा है, उसके पास कौन सी मालूमात है? फिर मैंने जब पता किया तो मुझे पता लगा कि 3 पीटीआई के अपने और भी अंदर पक्के हैं। ये 3 जो है ना सर, वैसे ये पुराने सस्पेक्ट्स हैं। पीटीआई इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए मेरी बात सुने, आप देखें बिला वजह एक स्टोरी को एग्जैजरेट करी मेरी बहन। मैं आप आज अपने तज्जियों पे गौर करें कि आप नहीं कर रही और आप तरदीद नहीं कर रहे। और सबर और खबर और नजर आप लोग नहीं रखते। अच्छा। जिनसे मैंने सीखा है। हाँ, खबर, नजर और सबर जी, ये तीनों आपके पास है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक है, वो राजी है। देखिए सबसे पहले तो आप बड़ी क्लैरिटी रखें कि मैं एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी का बद्दा हूं, मैं उसी का रहूंगा, व्हिच इज फाइन।
नंबर 2, हाइब्रिड गाड़ियों का आजकल बहुत जिक्र है, हर गाड़ी को रिप्लेस किया हाइब्रिड गाड़ी ने, ठीक है, पेट्रोल से भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी मोटर से भी चलती है, तो हाइब्रिड निज़ाम जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे, मैं उसका भी मुद्दा हूँ, ठीक है। इम्यूनिटी शहबाज शरीफ साहब ने रिवर्स की, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट साहब की इम्यूनिटी पे आपने सवाल करना है, मैं आज आपका काम कर लेता हूँ। तो प्रेसिडेंट साहब की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब आप आज फील्ड मार्शल की बात कर पड़ते, क्या क्या मतलब होती है, मुल्क में कहीं नहीं होती, नहीं होती, कोई एक प्रेसिडेंट दे दें सर कि लाइफ लॉन्ग किसी प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिले। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा इम्यूनिटी होती है प्रेसिडेंट का, उसको इलैबोरेट करके दिया, ठीक है, नंबर 1। टिल यू आर इन ऑफिस, नॉट लाइफ लॉन्ग। नंबर 2, फील्ड मार्शल का प्रेसिडेंट सेट है, फ्रांस में भी है, लंदन में भी है, कि वो लाइफ टाइम होता है। और मैं आप लोगों को ये बात भी बहुत कई महीनों पहले समझा रहा था, ताहयात आप हंसते थे, हंसे, फिर आप हंसें, ठीक है। फिर आपको जमहूरी मज़े चाहिए थे, जमहूरियत करती थी आप, और सारे मेरे दोस्त सारे, उनके लिए हमने प्रेस स्पीचेस भी करा दी आपको। देखो, मैंने आपको कहा अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम सैटरडे को भी सेनेट बुला लेंगे, सेनेट को भी आ गई। मैंने कहा संडे को भी बुला लेंगे, संडे भी होगी। मैंने आपको कहा मंडे को हम क्लियर हो जाएंगे, 1:30 बजे आपको बता दिया क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहे, आप आर्काइव से निकालते हैं ना, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था, वैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, तो मैं आपके सवालों के सारे जवाब ट्रेन हो गया ना आप लोगों सारे। तो शहबाज शरीफ ने भी सॉलिड काम किया, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक करा पॉलिटिकली, तो आप उनको गाली तो दे नहीं सकते, सभी प्रेज कर रहे हैं। तो जरदारी साहब ने क्यों इम्यूनिटी ली? जरदारी साहब की तो इम्यूनिटी वैसी है, नहीं लाइफ लॉन्ग नहीं है ना यार, आपने क्यों लिया? अच्छा चले मेरी बात सुने, आपको पसंद बहुत लोग जल्दी आ जाते हैं, तो मसला ये होता है आजकल पसंद आए हुए ना, तो कुछ कहेंगे नहीं। आपको प्रॉब्लम है लाइफ लॉन्ग से? कहीं और है दुनिया में? हमें पसंद अभी फ्रांस का सदर जो है पाबंदी से लासल है सर। हम चाहते थे पाकिस्तान के लिए कर दी, आगे बोले क्या आप चाहते थे, आपने दे दी। हम लेजिस्लेटर है ना, प्रॉब्लम क्या है? यानी कि आप कौन? लेजिस्लेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस। यस ऑफ कोर्स। ठीक है, और बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आज सबसे बड़ा काम हुआ, तहरीक-ए-इंसाफ। ओह, जमहूरी लोग खान को पीठ पे दब छुरे, खान साहब को छुरे पे छुरे। क्या हुआ भाई, आपका वोट थे तो आप अपना रजिस्टर तो कराते कि आपने नहीं करना, उन्होंने क्लीन चिट दी, अंडरस्टैंडिंग दी, हमारे दोस्त हमारे भाई हैं, मैं उनकी कदर की निगाह से उनको देखता हूँ, ठीक है। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट सब वॉकआउट, आप रजिस्टर कराते हैं अपने 15 वोट 20 वोट के, हम नहीं मानते इसको, ठीक है। उससे ऊपर जब हेल्प की जरूरत आई, जो आप कहती हैं, तो फिर हमारी मदद के लिए हमेशा की तरह पहले ही पीटीआई अभी भी आ गई, कर रहे हैं तस्दीक मेरी खबर की, मान गए अबड़ो साहब की बात की कर रहा हूं मैं, मान गए ना, 3 और थे, बड़ा क्लेवर हूं सर, मैं अबड़ो साहब की बात कर रहा हूं, पीटीआई के थे ना। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ नहीं आएगी बात, 243 पे सोशल मीडिया ने पीटीआई ने तूफान मचाया, एक तकरीर 243 पे नहीं हुई है कहीं से भी, किसी ऑपोजिशन से, किसी गवर्नमेंट के, किसी एलआई, किसी इंडिपेंडेंट, कहीं से नहीं हुई, तो फिर ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अब एक और चीज सुने, 59 दफा चेयरमैन सेनेट ने पूछा, शिक नंबर 1 किसी को प्रॉब्लम है, पीटीआई हमारा दोस्त, इस गवर्नमेंट के जामिन, अंडरस्टैंडिंग से बाहर, कोई रजिस्टर नहीं, एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो फिर ड्रामा क्या, ये किस चीज का? फिर आप बनते बड़े बड़े फन्ने खान, ठीक है, तबाही पर आप किस चोर कहते थे? तो वो बाहर चोर कहते थे, चोरी आपके, वरना तो वो बाहर जाकर कह रहे हैं कि ये लाई खान के डर में है सारी तरमीम। अच्छा जी, खान के डर में लाए हैं। प्रेसिडेंट है फ्रांस और यूके में, फील्ड मार्शल इज फॉर लाइफ, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस फॉर लाइफ। आप गूगल कर ले, मैं गलत होता, मुझे साबित कर दीजिएगा, आप तो तेज है इस मामले में मेरी बहन, ठीक है, गलत साबित करने में तो आप ठक मारती हैं, करें गूगल, मैं भी गूगल पढ़ के आया हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप कहें उनके डर से फलाने के रहते, दूसरी चीज है, मैं उसको भी क्लियर कर दूँ, जहां तक अफवाज का ताल्लुक है, तो अफवाज का तो कभी किसी ने पहले भी कुछ नहीं किया, ना कोई आगे कर सकेगी, वो अपना काम करते हैं, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंट तय है, ठीक है सर। अब आप उसको कह रहे हैं आपको इसको इम्प्लीमेंट क्यों कर दिया? इम्प्लीमेंट इसलिए किया कि भाई जो चीज़ है, अंडरस्टूड है, उसको कागज़ पे कर दिया, तो उसमें और उसको जाविये के अंदर देखें, तो तसलसल है अपनी चीज़ों का, जो पूरी दुनिया के अंदर है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी दुनिया की। आपको पता है आज भारत में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, मेट्रो के करीब न्यू दिल्ली के अंदर ह्यूज ब्लास्ट, गाड़ी के सिलेंडर में हुआ, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। मैंने आपके शो पे और फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मुझे खदशा है कि जिसका बेड़ा गर्क किया मोदी का, जिसके ऊपर लोगों ने हर किस्म की गलाजत भी फेंकी है और जलील और रुस्वा भी हुए हैं, दे आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूज, तो ठीक है, अगर ऐसा हो तो हमारी चेंजेस हुई हैं, जिधर तमाम तर ऑपरेशनल कमांड अब जो है वो यूनिफाइड हो गई है, यू थिंक दैट ये जो मजमूम अज़ाइम है भारत के, और मुंह तोड़ इससे ज्यादा सख्ती से देंगे अब, और सिनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ आएंगे, ठीक है, और दिस वाज नीडेड। और अगर आप मुझसे वैसे पूछे तो हमेशा इसी तरीके से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चलता है, ठीक है, कंसेंसस के साथ चलता है, मुशावरत के साथ चलता है, एक अपनी एक्सपर्टीज दिखाता है, दूसरा अपने शॉट्स कॉल इन करता है,
तो वो हमें पता है। अगर उसी को आपने एक सिनर्जी क्रिएट कर दी, कोई नैरेटिव की वॉर भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की वॉर भी है, इकोनॉमिकल वॉर भी है, ज़मीनी आसमानी समुंदर सब जंगे हैं, तो इसको इतनी बड़े साविये को आज स्पेक्ट्रम में देखेंगे आप, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत थी। मुझे बताइएगा कि आपने सदर की इम्यूनिटी के ऊपर तो ताहयात इम्यूनिटी के ऊपर तो आप बात नहीं कर रहे, गलत बात है, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हुआ करें, बता दिया करें। जस्ट बिकॉज यू लाइक जरदारी साहब, नहीं आप बंदा ना देखें, आप बात करें जो असूल की बात है, नोवेयर इन द वर्ल्ड। बट चलें असूल की बात बता दो। हमारे समझ के हिसाब से लेजिस्लेटर्स की जो कानून पास करते हैं उनके हिसाब से ये ठीक था, कर दिया। आप बताएं आगे क्या करना है। ये पहले ही कह चुके हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, सवाल ही पूछ सकते हैं सर, और सवाल ही पूछने आए हैं, हमने क्या करना आगे है? आने इसके अंदर से तोप तो नहीं चलानी। आगे आने वाले दिनों में सवाल भी आप सोच समझ के पूछेंगे। ठीक है, और सोच समझ के पूछना है, अभी दिल नहीं भरा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने एनएफसी को रिजेक्ट कर दिया, रिविजिटिंग एनएफसी, सूबों का शेयर जो है उसको रिवाइज करने के हवाले से। ये अब अगली तरमीम के अंदर आपको लगता है कि इसको 28वीं तरमीम का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर इसको एड्रेस कर लिया जाएगा? एंड इज पीपल्स पार्टी इन ट्रबल एट ऑल? नहीं, क्यों? मैंने आपको कहा था वो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं होने देंगे, वैसा हो गया। और मैंने कहा था कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ आगे पीछे करके हो जाएगा मसला, तो वही हो गया। तो मैं तो आपको जो सब बातें बता दी थी, तो आप ना पैसे देते हैं मुझे, ना मशहूरी देते हैं, ना एंकर की कुर्सी देते हैं, तो मैं क्या करूं? आपको मेरी कुर्सी चाहिए सर, ले लें। कुर्सी के लिए सर, तो ले लें। पाकिस्तान में कभी कुर्सी ना ऑफर करना, लात मार के लोग ले लेते हैं। कुर्सी की मोहताजी नहीं है। मगर मुझे एक बात बताएं कि ये पीपल्स पार्टी का एनएफसी रिविजिटिंग, इज इट अ डेड एंड नाउ या इट कैन बी, इट विल बी? देखिए, ये तो सबको एहसास है, कोई रियलाइजेशन होगी, कोई रिवर्सल ऑफ 18वीं तरमीम नहीं हो रही, बातचीत के तहत कंसेंसस के साथ। लास्टली सर, बहुत सख्त एक पुश बैक आ रहा है विद इन द जुडिशरी के अंदर जो चेंजेस लाए गए हैं। ख़त कताबत स्टार्ट है, सीनियर वकला, साबिक चीफ जस्टिस, साबिक जज साहिबान ख़त लिख रहे हैं और पुश बैक आ रहा है। देखिए, मैं सब फुल कोर्ट बुलाया जाए, कंसल्टेशन, मीनिंगफुल डायलॉग किया जाए। देखिए, मैं सब जहाँ तक जजेस की बात है उनका एहतराम है, उनके लेटर्स का भी एहतराम है, बट आर्बिट्रेशन और डेफिनेशन ये कोर्ट्स का काम है, उनका काम कानून बनाना नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, मैं सेनेट में कराची सेलेक्ट हुआ, मैं चाहता हूँ मेरा सेशन कराची में हो, लेकिन मेरा ट्रांसफर इस्लामाबाद कर दिया है, ठीक है। तो ताहयात तो कहीं भी किसी मर्जी के तहत आदमी अपने कंफर्ट के हिसाब से नौकरी करता है, तो नखरा तो नहीं करता, ठीक है। तो उसके तहत आप कराची से भी करती थी शो, आप लाहौर से भी करती हैं शो, आप इस्लामाबाद से भी करती हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनली एक एंकर हैं, एक जॉब कर रही हैं, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी। अब डिबेट ये है आपकी कि जी अगर फैसला सही नहीं देंगे वो, तो आप ट्रांसफर कर देंगे, ये आपकी डिबेट है ना। वैसे मुझे बड़ा एक आखिरी सवाल, मुझे बहुत ज़्यादा डायकॉटमी नज़र आती है। एक तो आप बात करते हैं कि मैं एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ, फिर हाइब्रिड गाड़ियों की मिसालें दे रहे हैं। मुझे सच बोलता हूँ, आपको अच्छा नहीं सुन लेना, एक लेजिस्लेटिव ओवररीच का भी कॉन्सेप्ट है, वही हम कर रहे हैं। वो आप कर रहे हैं, आप खुश हैं इसमें? आप मुतमईन किसमें? आप कर रहे हैं, आप लोग मुतमईन जिसमें हम आपके सवाल का जवाब देना, आप कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव ओवररीच हो रही है इधर, बिकॉज ये कुछ खदशात जुडिशरी के अंदर हैं कि भाई हमारे इदारे को आप देखिए मेरी बात सुना, आप जजों की बात कर रहे हैं, माजरत के साथ भुट्टो साहब को फांसी दी गई इन्हीं जजेस ने। 45 साल बाद कहा कि गलती हो गई, मुझे भुट्टो साहब वापस चाहिए, ला सके आपने मुशर्रफ साहब की इक़्तिदार को इंडोर्स किया इन्हीं जजेस ने, पीसीओ के जजेस ने। फिर आपने बेगुनाह आदमी जरदारी साहब को पहले 14 साल रखा और फिर उसको क्लीन चिट करके प्रेसिडेंसी में भेजा। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन दिया, फिर आपने इमरान खान साहब के ट्राइंग टू से किस जुडिशरी की कोई क्लीन स्लेट आप मुझे दिखाएं जिसका मेरे साथ 2 दफा डिस्क्वालिफिकेशन हुई जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, उसके प्रेसिडेंट मेरे जैसे और भी थे, मैं बेगुनाह था, मेरी माँ डेथ बेड पे थी। तो आप समझते हैं कि ओवररीच जब लोग ओवररीच करेंगे तो फिर लेजिस्लेटर भी एक्सट्रीम ओवररीच करेंगे टू कर्टेल। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, ना सिर्फ पेशगी इतला दी, खबर दी, पानी के बहाव की तरह इस आईनी तरमीम के पास होने का कहा। क्विकली टू आस्क यू, ये नेशनल असेंबली से कब पास हो रही है सर? देखिए जी, मैंने टाइमलाइन आपको दी हुई है, मेरे ख्याल से 20, 21, 22, 20 से पहले कर देंगे, हो जाएगी। उससे जल्दी चाहिए तो वो भी कर देंगे। ओके, लेकिन अगर आपको शौक है बहुत ज़्यादा जमहूरियत का, तो तकरीरें ज़्यादा करवा देंगे। जमहूरियत के ताने देते हुए 20 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम की पास होने की अब खबर दे रहे हैं। उससे पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बैरिस्टर कील साहब से पूछेंगे कि ये पुश बैक जो आ रहा है इसको कैसे एग्जीक्यूटिव हैंडल करेगा। स्टे विद अस।
हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बड़ा स्मूथली सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम आप लोगों ने पास करा ली है। 64 वोट्स दरकार थे, गालिबन 13 ऑपोजिशन बेंचेस से आए हैं, 51 फ्रॉम द ट्रेजरी। फरमाइएगा, सैफुल्लाह अबरोर पीटीआई के, अहमद खान जेयूआई के और साथ नसीमा एहसान जो हैं बीएनपी की, इनको आपने पहले से एंगेज किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहिबा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट से जो है तरमीम पास हो चुकी है और बिल्कुल जो 2/3 अक्सरियत दरकार थी 64 वोटों की, वो बिल्कुल हुकूमत ने प्रेजेंट की है और दिखाया है कि 64 वोट जो हैं वो हमारे पास हैं। देखें, कई जमातें हैं जो इस साइड पे बेंचेस पे नहीं बैठती, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसमें से हो सकता है जमात में से सिर्फ एक ही फ़र्द हो जो सेनेटर हो या 2 फ़र्द हों जो सेनेटर हों, तो वो उस तरफ बैठते हैं। प्रिंसिपली वो अपोजिशन की साइड पे हैं, लेकिन वो अपने जो वोट का इस्तेमाल है उसको इस्तेमाल करने के लिए वो किसी अपोजिशन के पाबंद नहीं है। वो अपना ख़ुद इनफरादी तौर पे अपनी पार्टी के हवाले से फ़ैसला कर सकते हैं। जेयूआई आपके साथ ऑफिशियली ऑन बोर्ड थी? देखें, फ़िलवक़्त की जो इतलात हैं नेशनल असम्बली में तो सुना है वो एब्सटेन करेंगे, और इवन कमेटीज़ में कामरान मुर्तज़ा साहब जब आए तो फिर उन्होंने बॉयकॉट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जेयूआई के अगर किसी सेनेटर ने वोट किया है तो ज़ाहिरी बात है ये उनका अपना एक ज़ाती तौर पे फ़ैसला है। अगर उनकी पार्टी की पॉलिसी थी कि एब्सटेन करना है और वोट नहीं करना, नसीमा साहब ने तो 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर भी वोट किया था जहाँ तक इफ़ आई रिमेंबर। लेकिन इसके साथ जो अहमद खान साहब की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल उन्होंने वोट डाली और आउट इन दी ओपन डाली। अगर उन्होंने कोई डिफेक्शन की है तो फिर ये उनकी पार्टी जो है उनके खिलाफ जो भी इक़दाम उठाएगी। सैफुल्लाह अबरो को आपने कब एंगेज किया था सर? उनकी पार्टी के, देखिए सैफुल्लाह अबरो साहब, आपको याद होगा कि उनकी पास तो ऑलरेडी एक शो कॉज नोटिस है ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस। जनवरी 2024 की बात है, वो भी अब मंजर आम पे आ चुका है कि उनकी पार्टी के उस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल थे उमर अयूब साहब, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे, तो उन्होंने भी उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया था कि आपने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ आपने क्यों कागज़ वापस ले लिए। ये चीज़ एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उस शो कॉज नोटिस का क्या बना क्या नहीं बना, उस वक्त भी उनकी डिफेक्शन का कहा जा सकता है कि डिफेक्शन थी। ये तो पार्टी डिसाइड करती है क्या डिफेक्शन है क्या नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आपकी अदलिया के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से कुछ तो रद्दोबदल ड्राफ्ट में हुआ है, अब जो बिल बन गया है, जो पास हुआ है, मगर बिफोर आई गेट टू दैट 243 पे आइएगा, मुझे बताइए उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए ना? नहीं, 243 में तो चेंजेस नहीं है। जो मीडिया ने पहले रिपोर्ट किया उसी हवाले से सो एसेंशियली चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आपकी अब पोस्ट तहलील हो चुकी भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि वो एक सेरेमोनियल पोस्ट थी और उसमें इट हैड बीन इनइफेक्टिव फॉर डेकेड्स ऑफ कोर्स। सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक कोहेजन को लेके आने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन के तमाम तर मैकेनिज़्म को इफ़ेक्टिव करने के लिए ज़रूरी था कि इस पूरे चीज़ का जो है एक ओवरहॉल किया जाए या उसको अपडेट किया जाए जदीद तकाज़ों के हवाले से। और सदर मुमलिकत की भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तय हो गई है? जी बिल्कुल, कमेटी में ये बात आई और वाज़े तौर पे ये हमारे इत्तेहादियों की तरफ से थी और उसको फिर उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। और क्योंकि फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल फ्लीट की जो एक्सेप्शंस हैं, इम्यूनिटीज़ हैं या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उस हवाले से वो प्रेसिडेंशियल आर्टिकल 47 के हवाले से ही वो ड्रॉ करते हैं, उनके लिए उस हवाले से नहीं है। लेकिन ये है कि ये स्पेसिफिकली जो है जो आर्टिकल 47 में चीज़ आई है वो उसी हवाले से, सॉरी आर्टिकल 248 जिसमें ये चेंज इफेक्ट किया गया है, एंड दैट्स बीन थ्रू आवर एलाइज। जी अच्छा, ठीक है। एंड इवन दो सर, मैं देख रही थी, शायद आप मेरी रहनुमाई कर सकें, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी किसी भी सदर को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है? अगर है तो बताइएगा। देखिए, सदर को तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती। ज़ाहिरी बात है कि सदूर जो हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इसका एक शेप थी वो यही थी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर सर्विस इस हवाले से होता है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये इत्तेहादियों की तरफ से आई थी। और आपने क्यों दी सर? अगर इसकी ऐसी कोई नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती तो? देखिए, ऑब्वियसली कई चीज़ें थी जो अंडर डिस्कशन थी, बातचीत चल रही थी, कई चीज़ों पे ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो सका, कई चीज़ों पे नहीं हो सका। जिस तरह आपने देखा कि एजुकेशन, उसके अलावा पॉपुलेशन, उसके अलावा NFC अवार्ड, उन चीज़ों पे नहीं हो सका बिकॉज ऑब्वियसली एक एलाइज की गवर्नमेंट है। सो उस हवाले से
हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस हवाले से, उसके साथ साथ जो दीगर 2-3 चीज़ें थी, जिस तरह एडवाइजर्स की तादाद बढ़नी थी प्रोविंस में भी और फेडरेशन में भी, और इसी तरह आपने देखा कि जो ट्रांसफर ऑफ जजेस का तमाम तर मैकेनिज्म था, वो तमाम तर चीज़ें जो है सर आप लोगों ने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया, बिकॉज दुनिया में किसी शख्स को भी अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं समझा जाता, तो सदर जब तक ऑफिस में हो तब तक तो समझ आती है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया कि आउट ऑफ ऑफिस एज वेल ही विल एंजॉय इम्यूनिटी टिल ही इज अलाइव? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक ऐसी मिसाल सेट की है इस तमाम तर हवाले से, जब उनके हवाले से ये बात की गई और ये एक सजेशन आई, अमेंडमेंट आई, तो उन्होंने राइट अवे जो है इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच। यू वर डेमोक्रेट्स, यू वुड हैव आल्सो रेजिस्टेड इट फॉर द प्रेसिडेंट ना सर। आप लोगों को तो वैसे फ्लोट ही नहीं करना चाहिए था वजीर आजम के लिए, अवाम को जवाब दे होता है एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव। तो आप लोग तो, मेरा मतलब है कि मैं समझने से कासिर हूं, आपने उनको रेजिस्ट नहीं किया बल्कि आपने कहा हमें भी दे दें। नहीं, हमारे जो 2 सेनेटर्स थे उन्होंने अमेंडमेंट डाली, उन्होंने कहा कि ये अगर सदर को प्रपोज हो रही है और आपने ये अमेंडमेंट डाली है इस हवाले से सदर के लिए, तो फिर वजीर आजम को भी दे दें, which obviously I think एक प्रिंसिपल French President Sarkozy is charged just recently. French President Sarkozy was just charged recently. You're absolutely right, but this is a going question to jail that's not now. to, So कहने का मतलब ये सर, ये तो मैं समझने से कासिर हूँ, आप लोग तो अपने लिए भी फ्लोट करने लग गए, आप लोगों को तो उनको रोकना चाहिए था। देखिए, ऑब्वियसली ये डिस्कशंस हुई बैक एंड फोर्थ, लेकिन इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमें इत्तेहादियों की सपोर्ट ज़रूर थी फॉर दीज इफेक्टिव चेंजेस दैट वी वांटेड टू ब्रिंग फ्रॉम आवर एंड, और ये उनकी तरफ से प्रपोज हुई, तो आई थिंक इट्स आउट इन द ओपन। सवाल तो उनसे भी बनता है। बिफोर आई मूव ऑन, आपको लगता है पीपल्स पार्टी का ये डेमोक्रेटिक तकाजा था या जरा आपको अच्छा नहीं लगा? देखिए, अब तकाजे का तो मुझे नहीं पता कि डेमोक्रेटिक था या नहीं था, लेकिन क्योंकि तजवीज़ उनकी तरफ से आई थी, देयर विश सर, तो मेरा मतलब है आपको नहीं पता कि आपने उनकी आईनी दरख्वास्त पूरी की है कि नहीं? यू आर अनश्योर कि आईनी थी या गैर आईनी थी जो आपने की है? देखिए, अब उनकी तरफ से प्रपोजल था, अब इस तमाम तर चीज़ पे मैं इतना ही आपको अर्ज़ कर सकता हूँ कि हमें जो इफेक्टिव नेसेसरी चेंजेस करने थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, वो हमने किए और उनकी सपोर्ट हमें दरकार थी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट दे प्रपोज, सो वी डिडंट हैव मच रूम इन ऑल ऑफ दिस। इंटरेस्टिंग, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन थी नहीं, सो नेचुरली सर दिस इम्यूनिटी मस्ट मीन अ लॉट टू देम कि ज़रदारी साहब को ये मिले फॉर लाइफ। मगर अब चले मूविंग ऑन टू जुडिशरी, 75 सालों के एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को तब्दील कर दिया गया। देखिए, गलत तासुर दिया जा रहा है, पूरे 1 साल से ये बहस चली हुई है कि आईनी बेंच होना चाहिए, आईनी अदालत होनी चाहिए। एंड इवन इफ़ यू रिमेंबर 26th अमेंडमेंट के टाइम पे भी एक कॉम्प्रोमाइज़ था, बिकॉज वी डिडंट हैव द नंबर ऑफ वोट्स एट दैट टाइम जो रिक्वायर्ड थी हमें वो चेंज इफेक्ट करने के लिए, आईनी अदालत बनाने के लिए। इसलिए हमने सेटल किया आईनी बेंच के लिए, और उसी चीज़ को जब हमारे पास अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स हैं तो हमने आईनी अदालत, क्योंकि क्रिटिसिज्म आधे से ज़्यादा टाइम तो मीडिया के थ्रू हो रहा होता है, वो कहते हैं कि जी अदालत के अंदर एक अदालत है और ये बेंच भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, जो हुकूमत ने इतनी शौक और ज़ौक से बनाया है। तो हमने ऑब्वियसली जो ओरिजिनल आइडिया था आईनी अदालत का, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आईनी अदालत। 1 साल से बहस नहीं चल रही, आप लोग तो 1 साल से इंकारी हैं। ये तो अल्लाह भला करे बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो ना एक्स पे ट्वीट करते तो आप लोगों ने तो ये कर देनी थी, समझ ही नहीं आनी थी हुआ क्या है। हम तो बाद में डिस्कस कर रहे होते हैं किया क्या है। तो 1 हफ्ते का तो जरा सा टाइम दे ही दिया बिलावल साहब ने। आप लोग तो किसी ट्रांसपेरेंसी से नहीं चल रहे थे। आपके तो अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि 26वीं तरमीम ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है, तो अगली कौन 27वीं कैसे लाएं? सो देयर हैज बीन नो ट्रांसपेरेंसी इन हाउ यू लेड अप टू दिस पॉइंट। No, we've been very transparent. We've held all of this in open. जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं इत्तेहादियों के साथ, सर 18वीं तरमीम में मैं आपको सबको एक ब्रॉड बेस्ड 18वीं तरमीम में आपको याद दिलाते चलें, चीफ जस्टिस इत्तेखार चौधरी के कहने पर आप लोगों ने बहुत ज़रा तरमीम की, वजीर आजम उनसे ज़ाती तौर पे मिले, तो इधर तो ऐसी इंगेजमेंट हुई नहीं है जुडिशरी के साथ किसी लेवल के ऊपर मीनिंगफुल। देखिए, बिल्कुल हुई। उस वक्त भी आपको ओरिजिनली आइडिया तो यही था, जब मई के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थी 26वीं आईनी तरमीम, उससे पहले जाके जजेस से मिले, वहाँ पे जाके लॉ मिनिस्टर ने ये बातें तमाम तर की थी, और उसके बाद जो ये नेसेसरी चेंज था इफेक्ट करने के हवाले से, जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम के कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएँ, वो उस टाइम तो मुशावरत हुई थी। ये तो नहीं है कि मुशावरत नहीं हुई थी, और फिर आईनी बेंच भी बन गया। अब ये तो सबको पता था कि आईनी बेंच के थ्रू जो ट्रांजिशनी पीरियड है ये फिर आगे जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ, और उसी तरफ ही गया। सूरत हाल कुछ यूं है सर कि इससे पहली वाली जो आपकी तरमीम थी उसके ऊपर पिटिशनर्स अदालतों में दर्जन भर से ज़्यादा वज़ीर इल्तिमाएँ
और आप लोग अगली वाली तरमीम ले आए। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 26वीं आईनी तरमीम के चैलेंजेस की समात हमने देखी कि होती रही, मुसलसल ताख़ीर होती रही, हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह करके लगा। तो समात के दौरान आपके अकरम शेख साहब ने फरमाया कि आईनी बेंच को बनाया था कि तरमीम सिर्फ 8 फरवरी के जो जनरल इलेक्शंस हैं एहतसाब से बचने के लिए लाई गई है। देखिए बिल्कुल ये तासुर गलत है। आईने पाकिस्तान में ही ये चीज़ लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जो चैप्टर है आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 5 दैट नो अमेंडमेंट कैन एक्चुअली बी ब्रॉट इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और यहाँ पे बिल्कुल वाज़े तौर पे हमारे पास इस्तकाक था वो आईनी तरमीम करने का। ये इस्तकाक हमेशा से पार्लियामान का है और पार्लियामान ने वो अपना इस्तकाक इस्तेमाल किया। अब वो कोई बुनियादी ढांचे से तसादम में तो नहीं है। अब इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, सर आपको पता है ना कि अदालत के अंदर चैलेंज हुआ है कि वाकई वो नंबर पूरे थे आपके कि नहीं थे, या वो आईनी तरीके से पास हुई कि नहीं हुई, यही तो चैलेंज हुआ है। मगर अब ये केस सारा इधर ही रुक जाएगा और अब 27वीं तरमीम आ गई है ना। तो इन द सेंस के जो डायकॉटमी, डिस्क्रेपेंसी, जो प्रॉब्लम अदलिया अपने अंदर महसूस करेगी, जो आवाज़ें खुद उठ रही हैं, उसका क्या करेंगे? देखिए ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया गया है। अब 2 सेपरेट अदालतें हैं, ज़ाहिरी बात है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ डील करेगी, और इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकी दीगर जो केसेस हैं, एपीलेट कोर्ट बन जाएगी ना एसेंशियली, कमर्शियल, कॉर्पोरेट, फैमिली, यस ऑफ कोर्स द हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो यही बात है कि कम से कम वो जो इतना इल्तवा में जो केसेस रहे हैं, जो एक आम शहरी को इंसाफ नहीं मिलता, 20-20 साल वो जेलों में सड़ रहा है, गल रहा है, अपनी उसकी अपील टेकअप नहीं होती, कम से कम वो इफेक्टिवली अब जल्दी टेकअप हो जाएगी और उसे जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। सर मैं आपको अगर जरा दुरुस्तगी कर दूं सर, मैं जरा बैरिस्टर साहब आपकी दुरुस्तगी कर दूं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की 2023 के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके अंदर 2.2 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं, जिसके अंदर से 80% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर हैं। फकत आपके 3% हैं जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में है, 80% से ज्यादा आपके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में है। सो दिस पेंडेंसी वाली लॉजिक तो इट डजंट मेक सेंस। फिर तो आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से स्टार्ट करना चाहिए था। इधर तो पेंडेंसी का काम आपका होएगा ही नहीं हल ना सर। आप एसेंशली जो ये टिंकरिंग कर रहे हैं इससे बैकलॉग नहीं खत्म होने वाला। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में तो बैकलॉग खत्म होगा और वो मजमूई तौर पे ही बैकलॉग है। सर आपको 80% से ज्यादा 2.2 मिलियन केसेस जो हैं वो खाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तो नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि वट एवर परसेंट, क्योंकि 3% ही जो केसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो जब एक साइड पे हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा हूँ और इसी हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम वकील ही खुद कोई ना कोई आइन का आर्टिकल ऐसा डाल देते हैं उस तमाम चीज़ों पर कि हम उसको 199 की जुरिस्डिक्शन में ले जाएं या 184(3) में ले जाएं। अब यहाँ पे हमने और 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन थी वो इसी तरह ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो ये तो नहीं है कि आईनी केसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, ये सुने नहीं जाएंगे, लेकिन एक सेग्रीगेशन और एक सेपरेशन जो है उसको इंश्योर किया है फॉर इजियर एक्सेस टू जस्टिस। अगर आप मुझे इजाजत दें माजरत के साथ, तो मैं बड़े भारी दिल से ये बात कह रही हूँ, ये सेपरेशन और सेग्रीगेशन जो है वो तो इतनी वाज़े दरार की सूरत में ऑलरेडी अदलिया में आ गई है। ख़त व किताबत का सिलसिला पिछले 1.5-2 साल से आपके सामने, उससे पहले भी जाता है, तो ये इतनी वाज़े तौर पर सामने आ गई है, तो ये सेग्रीगेशन तो मजीद ख़त्म कर देगी। मुजवज़ा तरमीम के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को आप एसेंशली यूनिफाइड अथॉरिटी ख़त्म कर रहे हैं ना, इसको ताबे कर रहे हैं, अंडर कर रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। सो नाकदीन का कहना है कि इस फैसले से आप बिल्कुल नहीं, वो दोनों पैरेलल में रन कर रहे हैं कि ये जो अब ये जो एसेंशली क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की तमाम तो रूलिंग्स जो हैं वो बाउंड होंगी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड दैट अनटू इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। पहले और सबसे बड़ी बात सर, द फैक्ट कि ये प्राइम मिनिस्टर पहला चीफ जस्टिस लगाएंगे, इसका इट्स बीन सीन एज एग्जीक्यूटिव लेड, एग्जीक्यूटिव फॉर्म्ड, एग्जीक्यूटिव ड्रिवन judiciary. Is that not a problem, sir, in terms of separation of powers and what your system has essentially spelt out for you? I don't think so, because obviously उसका स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो होना है। जब एक नया इदारा खड़ा किया जा रहा है तो उस हवाले से उसके हवाले से जो मेजर्स आपको लेने हैं वो तो डेफिनेटली आप लेंगे, और वो फिर सिर्फ एक वन टाइम चीज़ है। इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम सर, मगर आगे से वो अगले 5-10 साल तो फिर सर्टन हो गए ना, जब आप एफसीसी के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर एग्जीक्यूटिव के जरिए किया जाएगा, जिससे बकौल नाकिदीन इख्तियारात की लैदगी को ना सिर्फ ठेस पहुंचेगी, उसको खतरा लाक हो जाएगा। नॉट एट ऑल, ये भी एक गलत तासुर दिया जा रहा है, और इसीलिए वज़ीर आज़म एग्जिस्टिंग पूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस से ही उस पहली आईनी अदालत के जज लगाएंगे, और उसके बाद फिर उनकी मशावरत से बाकी जज लगेंगे। वो गालिबन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में से कोई जज होंगे, वो ऑलरेडी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के।
देखिए ऑब्वियसली वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना, course कोई हैं, सर। ये तो नहीं है कि मार्च या वीनस से वो बेंचेस जजेस के ही आएंगे। होंगे सर, एग्जिस्टिंग सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। बिल्कुल हैं सर, मैं यही नो पूछ रही हूँ, इट्स वाइड कॉन्स्टिट्यूशनल ओपन, बेंचेस में से कोई किसी जज को सुप्रीम लेंगे, कोर्ट जज ऑफ होगा, यानी जस्टिस मुनीब भी हो देखिए, सकते अब हैं। उस बेंचेस में अगर कोई ऐसे जजेस हैं, एनीबडी एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस जो सर्विंग जजेस हैं सर सुप्रीम कोर्ट पैरामीटर के, होगा वही कोई उस इसका, अदालत में जाएंगे। कोई पैरामीटर होगा या इस्तेकाक होगा सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव का, प्राइम मिनिस्टर का? देखिए आई थिंक इस हवाले से क्योंकि आईनी बेंच काम कर रहा है तो जाहिर बात है कि सिंस इट्स ए ट्रांजिशन तो देखा जाएगा कि आईनी बेंच में कौन ऐसे लोग हैं, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस में हैं वो कौन से लोग हैं। ऑब्वियसली उसको देख के इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस हों, और इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट मैं के कह रही हूँ सर, सर्विंग इसका कोई पैरामीटर है, देखा सब कोई जाएगा। आप मेरी बात ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं तो नहीं कह रही कि 15 में से आप लोग सिर्फ 2 को देखेंगे या 3 को देखेंगे, लोग वो कहते रहे लोग, मैं नहीं कह रही। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे सर कि ये इसका पैरामीटर क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या देखेंगे कि भाई मैं किसको लगाऊं? देखिए उसमें आपकी जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी भी मेंशन्ड है, तो इस हवाले से ज़रूरी है कि वो भी तयन करे, वो भी देखे। जेसीपी है, हो सकता है एग्जिस्टिंग जेसीसी में भी तो सर एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी है। आपको नहीं लगता इस तरह का इंतजाम एग्जीक्यूटिव को बड़ी फैसला कौन ताकत दे देता है और अदालती अमल में हेरा फेरी की भी इजाजत दे देता है? अगर एग्जीक्यूटिव की मर्जी से पैदा होने वाली अदालत कायम होनी है, या एक अभी भी आप मुझे एज अ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन लॉ यू आर अनएबल टू टेल मी के पैरामीटर्स क्या हैं जिसके ऊपर वजीर आजम करेंगे, आपने एडवाइस करनी है सर, तो फिर यानी कि अपनी मंशा है ना सर। तो देखिए अभी तरमीम थोड़ी पास हो गई है, एक हाउस से हुई है ना, अभी ऑब्वियसली नेशनल असेंबली से होनी है, फिर जाहिर बात है कि नेशनल असेंबली से होकर फिर वो कानून बनेगा जब आईनी तरमीम साहब कह रहे हैं पानी की तरह बहेगी, बात होगा। आपको शक है? देखिए अब मैं ये समझता हूँ कि जब ये नेशनल असेंबली से पास होगी, अभी एक हाउस से पास हुई है, सो अभी आधा अधूरा काम है, अब दूसरे हाउस से पास होने दें। दूसरे हाउस में कौन से चेंजेस कर देने हैं अभी? यही होंगे ना गालिबन वो के। अच्छा एक सर अब जो ये तंकीद हो रही है कि एक आईनी अदालत जो होगी वो कंट्रोल्ड हो सकती है, इसको कैसे जायल करेंगे इन खदशात को वजीर आजम? ऐसा किसको चुन सकते हैं कि खदशात जायल हो जाएं? क्योंकि जब सियासी मुफादात की बात आती है तो आपको पता है कि वो गूंजती है बार बार, एंड नन ऑफ अस कैन काइंड ऑफ नन ऑफ अस वांट टू सी इस तरह की तोहमत, इस तरह की कोई बात या इस तरह का कोई इल्ज़ाम जुडिशरी के ऊपर। देखिए बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म आई एम श्योर के एक बड़ा इम्पार्शल फ़ैसला करेंगे इस तमाम तरह हवाले से, और वो एक वाइज डिसीजन लेंगे, समथिंग दैट डजंट ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर और हिज ऑफिस। बट यू डोंट नो हाउ, बिकॉज सर अभी तो एक वाज़े डिवाइड है ना। No, I mean let the amendments get passed for the National Assembly and then we can speak about this, obviously. But it's we're already halfway there. अभी आधा रास्ता हुआ है, आधा बाकी है। वो रास्ता हो जाएगा रास्ते का तो तयन हो गया ना। अच्छा बैरिस्टर साहब बताइएगा क्या ठीक है, क्या अब इफेक्टिवली आप किसी भी जज को किसी भी और इलाके में भी अब आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ना बासानी? हम नहीं कर सकते, ये काम जेसीपी का है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि एग्जीक्यूटिव की जो अथॉरिटी है उसको कम किया जाए, उसको निकाला जाए। सर बार सारी एक तरफ है, जो भर्ती कर सकता है, स्पीकर का अपना नुमाइंदा अंदर है, वजीर कानून अंदर है, आपका तमाम तर पलड़ा तो आप लोगों का ही उधर भारी है, तो किस तरह इंश्योर कर रहे हैं जेसीसी के अंदर एक इक्विलिब्रियम हो? गिन गिना के 5 वोट्स हैं और दूसरी तरफ पे 7 जजेस बैठे हुए हैं। अब ये भी देखें सर, ये आप क्या ऑपोजिशन की नुमाइंदगी नहीं है वहां पे? ऑपोजिशन का एक सेनेटर है, ऑपोजिशन का एक एमएनए है। यू नो दैट आई कैन नॉट प्रोब यू मोर। देखें ये जेसीपी का फैसला होगा, जेसीपी क्या इसमें डिसाइड करती है। अब वो उसको एक अपॉर्चुनिटी देगी। देखें जो प्रिंसिपल्स हैं कॉमन लॉ के, या जो लैटिन मैक्सिम भी है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टन, नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, एंड दैट जज हु इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, उसके जो अदालत का चीफ जस्टिस होगा वो उस जेसीपी में उसका मेंबर होगा, मौजूद होगा। और जिस अदालत में उसको ट्रांसफ़र करने की होगी दरख्वास्त, तो ज़ाहिरी बात है या वो सोचेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए इस जज को फॉर वट एवर रीज़न, ये जेसीपी के मेंबर्स डिसाइड करेंगे। हमने डिसाइड नहीं करना, एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड नहीं करना, सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म डिसाइड नहीं करेंगे, और उनको फिर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये दोनों जिस हाई कोर्ट जाएंगे और जिस हाई कोर्ट से जा रहे हैं वो दोनों मेंबरान होंगे उस जेसीपी के, और उसके साथ साथ वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप बताएं कि आप को हम ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से, और जो भी उनकी वजूहात होंगी, आई एम श्योर कोई वैलिड रीज़न अगर किसी की हैं तो वो भी
इनटू अकाउंट ली जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर वो इस चीज़ को मना करते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं नहीं जा सकता, और उनकी डिटेल रीजनिंग अगर या इन रीजनिंग रिड्यूस्ड इन राइटिंग जो JCP के मेम्बरान ने करनी है, जो चेयरमैन ने करनी है कि इन्होंने ये वजह बताई है, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न आई एम सेंडिंग दिस केस टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 209 के तहत, तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो भी इकदाम उठाने हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उठाएगी। इस तरह हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि एग्जेक्टिव का जो रोल है इसमें से बिल्कुल ही निकल जाए। सो बेसिकली अब जबरी बर्खास्तगी या रिटायरमेंट नहीं होगी, अगर कोई ना कह दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाके उनका केस जो है वो सुना जाएगा। ये आप लोगों ने अभी तरमीम की है? जी बिल्कुल, JCP में उसको देखा जाएगा, उनको बुला के उनसे पूछा जाएगा कि हम आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ़लाँ हाई कोर्ट से फ़लाँ हाई कोर्ट, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में या हम आपको क्यों ट्रांसफ़र ना करें। तो उस पर अगर उनकी जो रीजनिंग है वो चेयरमैन ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो उसके हेड कर रहे हैं उनको अगर और मेम्बरान को ये बात अपील की तो फिर उनको नहीं करेंगे, वो ऑर्डर वहीं पे रुक जाएंगे। और अगर नहीं की तो वो उसके तमाम तर मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 209 के तहत भेज देंगे कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है, whether that will be taken as a misconduct। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि आपने अपनी एक चार्टर और कार्टा का भी नाम लिया, एक मैग्ना कार्टा ऑफ जजेस कोर्ट हो रहा है कि किस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो जुडिशरी से एक मीनिंगफुल डायलॉग और इंगेजमेंट के बाद ही इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ जजेस 2010, वेनिस कमीशन रूल ऑफ लॉ चेकलिस्ट के सारे लॉ मेकर्स जो हैं वो जुडिशरी से बात करके ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी चेंजेस लाएं। इसी तरह कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल्स ऑन 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट 2003 को कोट किया जा रहा है। यूके, केन्या, साउथ अफ्रीका, वेनिस कमीशन, हता कि ये सारी मिसालें दी गई हैं कि जिधर आप इंगेजमेंट करने के बाद ये काम करते हैं, वगरना जो है इसको एक मीनिंगफुल चेंज नहीं कहा जा सकता। मसला पड़ जाएगा इस हवाले से। आप लोगों को कोई टेंशन है सर इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, कि कल को चैलेंज ना हो, प्रॉब्लम ना हो? जी बिल्कुल, और आज जो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी, जो फारूक नाइक साहब ने प्रेजेंट की, उसके पीछे मैं सिर्फ 2 लाइनें अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ भी देता हूँ। Different segments of society, including political parties, Pakistan Bar Council and various bar councils and associations at federal and provincial level have proposed the establishment of a federal constitutional court in Pakistan. Proposal stems from the increasing number of constitutional petitions being filed before the Supreme Court, which has significantly impacted the timely disposal of regular civil and criminal cases. So of course ये bar councils जो देखें ना मुख्तलिफ आपके नजदीक, मैंने सुना था सर, आपके नजदीक आपको लग रहा है कि फुल कोर्ट मीटिंग या कोई जॉइंट कन्वेंशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस की जरूरत नहीं है ना? देखिए उस वक्त के जो सीनियर जजेस थे उनसे मुशावरत हुई थी लॉ मिनिस्टर की, और उस टाइम पे भी इनिशियली जो प्रपोज आइडिया था वो आईनी अदालत का ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।